फिल्म की शुरुआत में हमें 1943 का सीन दिखाया जाता है, जहां इजराइल नाम का आदमी वहां जमा लोगों को अपने सर्कस के बारे में बता रहा होता है कि हमारा सर्कस कोई आम सर्कस नहीं है, क्योंकि यहाँ के कलाकार एक्टिंग से नहीं बल्कि अपने शक्तियों से आपका मनोरंजन करेंगे, इसलिए आप लोग हमारे सर्कस को देखने जरूर आओ। जिसके बाद हमें सर्कस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले कैंसियो नाम का आदमी अपनी कला का प्रदर्शन करने आता है, जिसके पास ऐसी शक्ति होती है कि वो किसी भी कीड़े को अपने नियंत्रण में कर सकता है और उसी की मदद से वो कुछ जुगनों को अपने नियंत्रण में करके सभी का मनोरंजन कराता है, जिसे देख कर सभी दंग रह जाते हैं। और फिर उसके बाद मारियो नाम का जोकर आता है, जिसके पास मैग्नेटिक शक्ति होती है, जो किसी भी लोहे की चीज को अपने शरीर में चिपका सकता है। और उसके प्रदर्शन के बाद फुलियो नाम के आदमी की बारी आती है, जिसका शरीर बंदर जैसा है, पर उसमें ताकत इतनी है कि वो सख्त से सख्त लोहे को आसानी से मोड़ सकता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब आखिर में मैटिल्डी नाम की लड़की आती है, जो अपने शरीर से बिजली पैदा कर सकती है, और अब वो वहाँ बैठे लोगों को अपने शरीर से बल्ब जलाकर उनका मनोरंजन करती है। पर जैसे उनका शो खत्म होता है, वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें सर्कस देखने आए सारे लोग भी मारे जाते हैं, क्योंकि इस समय दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। और अब इस युद्ध के दौरान इजराइल और बाकियों का सर्कस करना नामुमकिन था, इसलिए सभी शहर छोड़कर दूसरे शहर आ जाते हैं, जहां इजराइल बाकियों से कहता है कि मैंने कुछ लोगों से बात की है कि वो कुछ पैसे में हमें अमेरिका ले जाएंगे, क्योंकि इस शहर में एक सर्कस पहले से ही मौजूद है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। पर इसके लिए बाकी लोग घबरा रहे होते हैं कि कहीं उनके जमा किए हुए पैसे डूब ना जाए, लेकिन इजराइल और मैटिल्डी के समझाने पर सभी मान जाते हैं। और अब अगले दिन इजराइल सभी के जमा किए हुए पैसे लेकर अमेरिका की टिकट लाने चला जाता है, पर जाने से पहले वो उनसे वादा करता है कि शाम तक वो वापस जरूर आएगा। लेकिन रात तक भी उसका कोई पता नहीं था, जिससे मटिल्डा परेशान हो जाती है कि आखिर इजराइल कहाँ चला गया। इस पर फुल्वियो कहता है कि वो एक बेरूपिया था जो हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया, लेकिन मटिल्डा को इस बात पर विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ हम फ्रांस नाम के आदमी को देखते हैं, जिसने एक आदमी के सिर को पानी भरे कांच के अंदर डाला होता है, और फिर वहीं खड़े अपने भाई एमोन से कहता है कि इसके अंदर ऐसी शक्ति है कि ये घंटों तक पानी में रह सकता है। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद वो आदमी अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर फ्रांस एकदम गुस्सा हो जाता है। एमोन अब उससे कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, मैं तुम्हें कल ही शहर से भगा दूंगा, जिस पर फ्रांस उससे विनती करके एक हफ्ते की मोहलत मांगता है। इसलिए अब काफी विनती के बाद एमोन मान जाता है। दरअसल फ्रांस का सपना है कि वो भी अपने भाई की तरह सर्जन बनकर हिटलर के लिए काम करे, लेकिन जब डॉक्टर ने उसके हाथ में 6 उंगलियां देखी तो उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे फ्रांस सोल्जर तक नहीं बन सका। और तब उसने ये तय किया कि वो कुछ ऐसे लोगों की तलाश करेगा जिनके अंदर शक्तियां हो, और वो उन लोगों को उपहार के तौर पर हिटलर को देगा ताकि वो युद्ध जीत सके, और इसी से खुश होकर हिटलर उसे सार्जन बना दे। और साथ ही फ्रांस के पास भी ऐसी शक्ति थी जिससे वो भविष्य देख सकता है। दूसरी तरफ मटिल्डा और बाकी जब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें हिटलर के सोल्जर्स ज्यूइश लोगों को ट्रक में डालकर शहर से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और अब अगर आपको और जानना है कि हिटलर कैसे प्रिजनर्स को ट्रीट करता था, तो उसके लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूँ, कॉल्ड नाइट एलिजर वीजल, जो खुद ऑशविट्ज और बुचेनवाल्ड के कैंप में 1944 और 1945 में प्रिजनर थे, जहाँ उनकी जिंदगी की तरफ रूख, भगवान से उठता विश्वास और इंसानी नफरत की आंखों देखी दर्दनाक और भयानक मेमोयर इस किताब में बताया गया है। पर अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो आप कुकू एफएम पर इसकी किताब की समरी हिंदी में सुन सकते हो। कुकू एफएम दरअसल इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसकी 4.5 से भी ज्यादा की रेटिंग है। वहीं कुकू एफएम पर अभी सेल चल रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये अनलिमिटेड एक्सेस टू नॉलेज आपके पूरे परिवार के पास हो, इसलिए कुकू एफएम ऑफर कर रहा है 50% डिस्काउंट ऑन ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, यानी कि 399 की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जरूर क्लिक करें और कूपन कोड घर50 यूज करना नहीं भूलिएगा। और ऑफर वैलिड है सिर्फ 11 से 19 जून तक। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ मुड़ते हैं। और अब हिटलर के सोल्जर्स जीविश लोगों को ट्रक में डालकर शहर से निकलते हुए देखकर मटिल्डा और बाकी घबराकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सोल्जर्स उन्हें भी देख लेते हैं और मटिल्डा को छोड़कर बाकी सभी को ट्रक में डालकर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मटिल्डा ज्यूइश नहीं है।
जो देखकर मटिल्डा परेशान हो जाती है। वहीं फुल्वियो और बाकी अपने जादू का प्रयोग करते हुए सोल्जर्स पर हमला करके ट्रक से बाहर भाग जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें मटिल्डा भी मिल जाती है। फुल्वियो सभी से कहता है कि हम यहाँ होने वाले सर्कस में काम करने की कोशिश करेंगे, जिस पर सभी मान जाते हैं। लेकिन मटिल्डा कहती है कि हमें इजराइल के लिए रुकना चाहिए, हो सकता है कि उसे सोल्जर्स ने पकड़ लिया हो। लेकिन फुल्वियो के कारण सभी उसके साथ वहां से चले जाते हैं और मटिल्डा वहीं रह जाती है। अब रात को मटिल्डा अकेले एक जगह बैठी होती है और तभी दो सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही एक उसे छूता है तो उसे बहुत जोर का झटका लगता है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है, जो देखकर दोनों सोल्जर्स एकदम घबरा जाते हैं और अब मौका देकर मटिल्डा वहां से भाग निकलती है। लेकिन इस हादसे में वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी, जिससे उसका पूरा शरीर बिजली जैसा चमकने लगता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन जंगल में छुप कर रह रहे ज्यूइश लोगों को मटिल्डा बेहोश दिखाई देती है, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ कैंप ले जाने का सोचते हैं। पर वहाँ भी जैसे ही एक आदमी उसे छूता है, उसे बिजली का झटका लग जाता है, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। पर फिर भी जैसे तैसे एक आदमी जिसने अपने हाथों में किसी तरह का ग्लव पहना होता है, वो उसे उठाकर घोड़ा गाड़ी में डाल देता है, जिसकी बाद सभी कैंप के लिए निकल जाते हैं। इधर फुल्वी और बाकी सर्कस के पास आ जाते हैं, जो काफी विशाल होता है, और अब वो सभी बाकी नए ज्वाइन होने वाले लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। और तब उन्हें सेलेक्ट करने फ्रांस वहाँ आता है, जो फुलियो और मारियो को सेलेक्ट करता है, जो देखकर केंसियो गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो आसपास के सारे कॉकरोचों को वहां बुलाकर उनसे नाजी का सिंबल बना देता है, जो देखकर फ्रांस खुश हो जाता है और तुरंत उसे भी सेलेक्ट कर लेता है। इधर मटिल्डा को जब होश आता है तो अपने आप को उसी कैंप में पाती है, जहां कैंप का लीडर एंटोनियो उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो और आखिर तुम्हारे पास बिजली का झटका देने की शक्ति कहां से आई। क्या तुम अपनी इस शक्ति से हमारी मदद करोगे ताकि हम सारे नाजिस को खत्म कर सके। लेकिन वो कहती कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी को मारने के लिए नहीं करती, जो सुनकर एंटोनियो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वहीं फुल्वी और बाकियों को अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, ताकि पता लगा सके कि उनके अंदर शक्तियां है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मटिल्डा और बाकियों को नाजी के सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जो ज्यूइश लोगों को बंदी बनाकर ट्रक के जरिए ले जा रहे होते हैं। और तभी मटिल्डा को बंदी बने लोगों में इजराइल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तुरंत ट्रक के पास जाकर उसे आवाज लगाती है। लेकिन इजराइल उसे वहां से भाग जाने को कहता है, पर फिर भी वो नहीं सुनती। और तब बाकी सोल्जर्स उसे देख लेते हैं और ऊपर से अब वो उनसे कहती कि मैं भी ज्यूइश हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। जो सुनकर एक सोल्जर जैसे उसे शूट करने वाला होता है कि समय रहते कैंप की एक फीमेल आकर सोल्जर्स का ध्यान भटका देती है, और तब तक कैंप के बाकी लोग आकर सोल्जर्स पर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन इससे इजराइल का ट्रक का ड्राइवर वहां से भाग जाता है, और साथ ही इजराइल उसमें बंदी बना था, इसलिए वो ट्रक से कूद भी नहीं पाता, और फिर बेचारी मटिल्डा वहीं रह जाती है। अब कैंप में आकर एंटोनिया मटिल्डा से सवाल करता है कि तुमने सोल्जर्स के सामने अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया। लेकिन वो इस पर कुछ भी नहीं कहती, पर काफी ज्यादा मार खाने के बाद वो कहती है कि मेरी शक्तियों के कारण मेरी माँ मर गई, इसीलिए मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करती। जो सुनकर सभी को बहुत अफसोस होता है, और अब इतना कहकर मटिल्डा वहीं रोने लगती है। इधर फ्रांस अजीब तरह का ड्रग लेता है, जिससे उसे भविष्य की विजन आने लगते हैं, और उस विजन में उसे एक मोबाइल फोन दिखाई देता है, जिसमें चल रही वीडियो से उसे पता चलता है कि नाजीज युद्ध हार जाएंगे। और तब उसे सारे विजन उसकी नजरों के सामने होते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो बहुत घबरा जाता है। और तब उसे वहाँ मटिल्डा और बाकी भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि यही वो शक्तियों वाला इंसान है जिन्हें वो ढूंढ रहा है। इसलिए अगले ही दिन सबसे पहले वो उनका स्केच बना लेता है। अब अगले सीन में मटिल्डा फूलियो और बाकियों को ढूंढते हुए सर्कस के पास आ जाती है, लेकिन सोल्जर्स को उस पर शक हो जाता है, इसलिए वो उनसे बचकर भागने लगती है। पर दुर्भाग्य से भागते हुए वो फ्रांस के कमरे में ही आ जाती है, जहां वो उसे बेहोश कर देता है। और अब वो उसके होठ से टच करके बल्ब जलाकर चेक करता है कि ये वही विजन वाली लड़की है या नहीं, और बल्ब के जलते उसे विश्वास हो जाता है कि ये वही है। अब रात को होने वाले सर्कस में फ्रांस सारे लोगों से कहता है कि आज मैं आप सभी के सामने ऐसे लोगों को लाने वाला हूँ जो हमारे इस युद्ध में जीतने का सपना सच कर देंगे। और फिर इतना कहकर वो एक पिंजरे में फुल्वी और बाकियों को लेकर आता है, तो दूसरे में अकेले मटिल्डा होती है।
जिसे देखकर फुलवियो और बाकी खुश हो जाते हैं। पर तभी मटिल्डा के पिंजरे में एक शेर को डाल दिया जाता है और अब फ्रांस उसे कहता है कि इसे शॉक देकर मार दो ताकि लोग तुम्हारी शक्तियां देख सके। जो सुनकर मटिल्डा थोड़ा घबरा जाती है और तभी शेर भी मटिल्डा पर दहाड़ने लगता है, इसलिए अब वो उसे शॉक देने अपना हाथ आगे करती है। लेकिन इससे वो शेर मटिल्डा के साथ ही खेलने लगता है, जिसे देखकर फ्रांस एकदम गुस्सा हो जाता है और वहीं बाकी सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं। तब फ्रांस फुलवियो और बाकियों पर गन तानकर मटिल्डा को धमकी देता है कि अपने शक्तियों का प्रयोग करो वरना मैं इन्हें मार दूंगा। पर तब शेर फ्रांस पर ही सुसु कर देता है और जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाता है, सुसु के कारण वो फिसल जाता है, जिस पर अब सारे लोग फ्रांस के ऊपर और भी हंसने लगते हैं। जो देखकर गुस्से में फ्रांस वहां से चला जाता है और अब वो अपने असिस्टेंट को कहकर मटिल्डा और बाकियों को मारने का आदेश दे देता है। अब इसके बाद मटिल्डा और बाकियों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां बीच में लगे बर्नर से अग्नि निकलने लगती है। इसलिए वो सभी वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो बेचारे इसमें असफल रहते हैं। इसलिए अब मटिल्डा अपने शक्तियों का प्रयोग करके दरवाजे को विस्फोट कर देती है, जिससे अब सभी वहां से आजाद हो जाते हैं। जहां उस विस्फोट में फ्रांस भी घायल हो जाता है और अब उसी के सामने से सभी सर्कस से बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक कैनन दिखाई देता है। इसलिए फुलवियो उसे शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले मटिल्डा और कैंसियो जाते हैं और अब कैनन के विस्फोट होते ही वो दोनों काफी दूर उड़ जाते हैं, जिसके बाद फुलवियो मारियो को भी उड़ाकर दूर फेंक देता है। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वहाँ सोल्जर्स पहुंच जाते हैं, इसलिए अब वो बेचारा अकेला ही उनसे लड़ने लगता है। पर तब वहाँ उसी के जैसी दिखने वाली एक फीमेल घोड़े लेकर आती है, जिससे घोड़े मांगकर फुलवियो वहाँ से मटिल्डा और बाकियों के पास आ जाता है। इधर फ्रांस के पास एमोन आकर कहता है कि अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हें इस शहर में नहीं रहने दूंगा। जो सुनकर फ्रांस गुस्से में आकर एमोन पर हमला कर देता है और फिर उसका गला दबाकर उसे मार देता है, जिसके बाद फ्रांस उसके कपड़े पहनकर अपनी छठी उंगली काट लेता है और साजन के रूप में बाहर आता है। इधर मटिल्डा और बाकी उस ट्रेन के पास आते हैं, जिसमें इजराइल और बाकी ज्यूश को शहर से बाहर भेजा जा रहा था। इसलिए अब वो सभी उस ट्रेन पर कूद जाते हैं और कूदते ही वो नाजी सोल्जर्स के डब्बे में आकर गिरते हैं। पर कैंसियो बाहर ही लटक जाता है, जहां उसे मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई देता है। और इधर मटिल्डा और बाकी को जैसे ही सोल्जर्स मारने वाले होते हैं, वहां कैंसियो सारे मधुमक्खियों को लाकर सोल्जर्स पर हमला करा देता है, जिसके बाद सभी आसानी से ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। इधर फ्रांस अपनी पत्नी आयरीना और बाकी सोल्जर्स के साथ ट्रेन के रुकने वाली जगह पर मौजूद होता है और अब ट्रेन के रुकने पर फुलवियो और बाकी ट्रेन के डब्बों को खोलकर इजराइल को ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें मिल भी जाता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। पर तभी वहाँ फ्रांस के सोल्जर्स आकर सभी पर हमला कर देते हैं और अब फ्रांस मटिल्डा को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देती है। इसीलिए अब जैसे ही एक सोल्जर उसे शूट करने वाला होता है, बीच में इजराइल धुएं वाला बॉम्ब फोड़कर मटिल्डा को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। और तब वहाँ सारे कैंप के लोग आकर फ्रांस के सोल्जर्स पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और अब दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाती है। वहीं इस हमले के कारण इजराइल को भी गोली लग जाती है, जिस वजह से वो मटिल्डा के सामने ही अपना दम तोड़ देता है, जो देखकर वो एकदम दुखी हो जाती है। इधर फुलवियो सोल्जर से लड़ रहा होता है तो वहीं कैंसियो को ट्रेन के डिब्बे में आग लगी हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर लोग फंसे होते हैं। इसलिए वो सारी मधुमक्खियों का बलिदान देते हुए उन्हें डब्बे से चिपकाकर आग बुझा देता है, जिससे सभी लोग तो बच जाते हैं, पर इस युद्ध में कैंप के काफी लोग मारे जाते हैं और अब नाजी जीतने के कगार पर पहुंच जाते हैं। पर तब मटिल्डा अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करती है और अब उसके पूरे शरीर से बहुत ही ज्यादा अग्नि निकलना शुरू हो जाती है, जिसके चपेट में आकर सारे नाजीज के सोल्जर्स मारे जाते हैं। पर इसमें जैसे तैसे फ्रांस बच जाता है, लेकिन जब वो आयरीना को मृत देखता है तो वो एकदम दुखी हो जाता है और फिर इसी सदमे में वो मटिल्डा के सामने खुद को शूट करके मार लेता है। और तब कैंसी और बाकी मटिल्डा के पास आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो सभी अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।